हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो एक्ट है बोनस एक्ट वो किस पर लागू होता है? तो ये ऐसे होल इंडिया पे लागू होगा। ठीक है। सेक्शन 1 में क्या बोला है कि जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो पूरे भारत में लागू होगा और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पे लागू होगा, ऐसे कंपनी वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह पे लागू होगा। फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पे भी लागू कर सकती है जहाँ पर 10 जो वर्कर्स है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 applies to the entire country. Initially it covered factories and establishment with 20 or more employees. मतलब शुरू में से ये उसी पे ही लागू होता था जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है। लेकिन द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड, इसको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है टू एस्टेब्लिशमेंट विथ एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज़। जहाँ पर 10 एम्प्लॉयज़ है कम से कम, वहाँ पे भी लागू कर सकती है लेकिन नोटिफिकेशन के थ्रू। Under the Payment of Bonus Act, which of the following establishment is not covered by default? बाय डिफॉल्ट किसके अंतर्गत ये लागू नहीं होगा? तो देखो, मिनिमम ऐसे एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्रीज पे लागू होता है जब 20 या 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ पहला ए ऑप्शन में 30 है, मतलब यहाँ पे तो लागू होगा। ठीक है। 25 पे भी लागू होगा। यहाँ पे दिया अ शॉप एम्प्लॉय 18 वर्कर्स, तो यहाँ अ फैक्ट्री एम्प्लॉय 15 वर्कर्स जो है वहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट लागू नहीं होगा। The act applies to factory and establishment with 20 or more employees. However, the government can extend it to establishment with 10 workers via notification. A factory with only 15 workers is not covered by default. ना, तो यहाँ क्योंकि फैक्ट्री की बात की जा रही है इसलिए फैक्ट्री में जो 15 कवर है वो बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं होंगे। The Payment of Bonus Act 1965 applies to an establishment even if the number of employees falls below 20 after its application. मतलब जहाँ पे 20 या 20 से कम हो जाए तो भी क्या उस पर लागू होगा? तो हाँ, ये लागू होगा। तो ये लागू रहेगा, एक बार बस होना चाहिए। तो एक बार अगर अप्लाई हो गया है एस्टेब्लिशमेंट में, बाद में अगर एम्प्लॉयज कम भी हो जाते हैं, है ना, तो वो तो भी लागू होगा यहाँ पे। As per the Payment of Bonus Act, an employee is a person whose salary does not exceed per month. ठीक है। तो इसमें बोला है कि कर्मचारी वो व्यक्ति है जिसकी मासिक वेतन किससे अधिक नहीं होगी? तो 21,000 से ज़्यादा उसकी मासिक वेतन नहीं होगी। तो नवीनतम संशोधन के अनुसार 21,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले कोई भी कर्मचारी इस अधिनियम के तहत बोनस प्राप्त करने का पात्र होता है। ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 13 में ये बोला गया है। Who is considered an employer under the Payment of Bonus Act? तो एम्प्लॉयर किसको बोला गया है? तो एम्प्लॉयर द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जिसका एस्टेब्लिशमेंट के जो कार्य हैं उस पर कंट्रोल है उससे। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में इसको मेंशन किया गया है। तो इस अधिनियम के तहत नियोक्ता में मालिक, ऑक्यूपायर जो अधिभोगी है, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, प्रतिष्ठान पर अंतिम नियंत्रण रखने वाला कोई भी प्राधिकारी शामिल होगा। Under the Payment of Bonus Act 1965, which of the following is not included in the definition of salary or wage? तो सैलरी और वेज में इंक्लूड नहीं होगा एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है ओवर टाइम वेज। ठीक है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, द एक्ट इंक्लूड्स बेसिक सैलरी ना, इसमें जो सैलरी के अंतर्गत क्या क्या ले रहे हैं? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी और वेजेस। सैलरी या वेजेस में ये इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूड ओवर टाइम वेज, ग्रेचुटी, रिट्रिचमेंट कंपनसेशन एंड सर्टन अदर बेनिफिट्स। तो इन सबको इसमें काउंट नहीं किया गया। तो सीधा सा है कि इसमें इंक्लूड क्या क्या किया गया? बेसिक सैलरी, ये ध्यान रखिएगा, और डीए को लिया गया है। और एनी कैश पेमेंट गिवन टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू रेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक।
शामिल नहीं है, क्या क्या नहीं है, तो ओवर टाइम वेजेस नहीं आएगा, अदर अलाउंसेस नहीं आएंगे, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, लाइट वाटर, मेडिकल सर्विस, कंसेशनल फूड वगैरह, फूड सप्लाई जो दिया, कम मूल्य पर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है खाने की चीज़ें, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंसेस, बोनस में इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन एंड अटेंडेंस बोनस, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन और प्रोविडेंट फंड, तो इन सबको इंक्लूड नहीं किया गया है। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, ग्रेच्युटी, रिट्रेचमेंट बेनिफिट, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, ठीक है, कमीशन पेबल टू एम्प्लॉय, तो ये सब नहीं आएगा। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव फ्री फूड और फूड अलाउंसेस इंस्टेड ऑफ सैलरी, अगर सैलरी के मतलब के बजाय उसको क्या दिया जा रहा है, फ्री फ्री खाना, अलाउंसेस वगैरह, फूड अलाउंसेस दिया जा रहा है, इट्स वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सैलरी, तो वो चीज़ क्या होगी, सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा। What is the maximum salary limit for calculating bonus under section 12 of the पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट? तो जो बोनस देने के लिए जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो क्या है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, तो 7,000 पर मंथ और मिनिमम वेजेस विच एवर इज हायर, ठीक है। तो हर महीने उसको मतलब पर मंथ 7,000 या फिर मिनिमम वेजेस विच एवर इज हायर, जो भी मिनिमम वेजेस दिया गया तो जो हायर होगा वो दिया जाएगा। तो धारा 12 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 प्रति माह या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से अधिक है, ठीक है, या तो 7,000 है पर मंथ या फिर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है मिनिमम वेजेस उससे अधिक है, दोनों में से जो अधिक होगा उस पर गणना 7,000 या न्यूनतम वेतन जो भी अधिक हो उस पर की जाएगी। इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर ओनली 6 months in a accounting year, हाउ विल द बोनस बी कैलकुलेटेड? अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में उसने सिर्फ 6 महीने ही काम किया है तो उसका बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? द बोनस विल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, तो वो प्रोपोर्शनेटली काउंट किया जाएगा, वैसे कम कर दिया जाएगा, मतलब पूरा साल भर का करा और उसका फिर प्रोपोर्शनेट 6 महीने का प्रोपोर्शन निकाल के दे दिया जाएगा। सेक्शन 13 के अनुसार बोला यदि कोई कर्मचारी पूरे वर्ष कार्य नहीं करता तो उसके काम किए गए दिनों के आधार पर बोनस आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा। Under section 14, which of the following will not be counted as working days for bonus computation? तो बोनस कंप्यूटेशन में कौन से दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा? तो अनऑथराइज लीव विदाउट पे, जो बिना सैलरी वाला जो वेतन वाला है और वो अनऑथराइज लीव है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा बोनस की गणना करने के लिए। धारा 14 के अनुसार वेतन सहित अवकाश, कानूनी छटनी, काम से संबंधित दुर्घटना के कारण अस्थायी विकलांगता और वेतन सहित प्रसूति अवकाश को कार्य दिवस में गिना जाएगा, लेकिन बिना वेतन की अनधिकृत अनुपस्थिति को नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेट ऑन एंड सेट ऑफ प्रोविजन अंडर सेक्शन 15? सेक्शन 15 में जो सेट ऑन और सेट ऑफ का प्रोविजन दिया है वो क्या चीज़ है, ये पूछा गया है। तो टू बैलेंस बोनस पेमेंट ओवर मल्टीपल ईयर, तो कई वर्षों में बोनस भुगतान को संतुलित करना सेट ऑन और सेट ऑफ कहलाता है। धारा 15 के अनुसार यदि किसी वर्ष में बोनस का अधिशेष राशि अधिक होता है, ठीक है, मतलब बोनस क्या है उसका जो सरप्लस है वो ज़्यादा है तो इसे अगले 4 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसको आगे कैरी कर दिया जाएगा। तो सेट ऑन, यदि किसी वर्ष में नियोक्ता को नुकसान होता है और बोनस भुगतान करने के लिए पर्याप्त अधिशेष नहीं होता है तो बोनस को अगले वर्षों में समायोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेट ऑन मतलब अगर सरप्लस है तो वो बोनस के लिए अगले 4 सालों के लिए उसको आगे के लिए रख सकते हैं, सेट ऑन कर दिया जाएगा। और अगर लॉस है और पर्याप्त बोनस के लिए पैसा नहीं है तो वो जो बोनस का अमाउंट है वो आगे के ईयर में सेट ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ एन एम्प्लॉयर हैज़ नो एलोकेबल सरप्लस इन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, तो उसके पास जो बांटने लायक ऐसा कोई सरप्लस नहीं है तो क्या करेगा, अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में ऐसा पैसा नहीं है तो बोनस क्या होगा, बोनस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर में उसको फिर सेट ऑफ करने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। धारा 15 के अनुसार यदि किसी वर्ष में बोनस देने के लिए अधिशेष नहीं है तो उस बोनस राशि को अगले 4 वर्षों तक समायोजित किया जा सकता है। What is the maximum percentage of allocable surplus that can be carried forward under set on?
अब उसको सेट ऑन कर रहे हैं, मतलब अधिशेष से बोनस के लिए सरप्लस ज़्यादा है तो उसको सेट 4 साल तक के लिए हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम परसेंटेज क्या है एलोकेबल सरप्लस का, जिसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कितना कितना परसेंटेज को हम आगे कर सकते हैं। तो 20% जो है उतना अमाउंट को हम सरप्लस को हम आगे एलोकेट कर सकते हैं। धारा 15 के अनुसार अधिकतम 20% आवंटीय एलोकेबल सरप्लस जो है वो अगले 4 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि इसे भविष्य में बोनस भुगतान के लिए उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोनस कैलकुलेशन। तो बोनस कैलकुलेशन के इसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को किस अर्थ में लिया गया है, तो एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब जो इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयड लिस्ट के अंतर्गत है। धारा 12 की व्याख्या के अनुसार अनुसूचित रोजगार वह रोजगार होता है जिसे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है यदि नियोक्ता किसी कर्मचारी को पूजा बोनस या अन्य प्रथागत बोनस पहले ही भुगतान कर चुका है तो वो क्या कर सकता है। इफ एन एम्प्लॉयर हैज ऑलरेडी पेड पूजा बोनस और एनी अदर कस्टमरी बोनस टू एन एम्प्लॉई, व्हाट कैन द एम्प्लॉयर डू। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द पेबल बोनस। जो पेबल बोनस है उसमें से वो डिडक्ट कर सकता है, जो बोनस पे करना है तो उसमें से उसको माइनस करेगा। तो as per section 17, if an employer has already paid puja bonus or any other customary bonus, they can deduct this amount from the bonus payable for that year। तो उस साल जो बोनस पे करना है उसमें से उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। The employee will receive only the remaining balance। तो सिर्फ रिमेनिंग बैलेंस मिलेगा। If an employee is found guilty of misconduct causing financial loss, what can the employer do। अगर मिसकंडक्ट के कारण कोई फाइनेंशियली लॉस हो जाता है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, उस एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द बोनस। तो वो बोनस से उसका लॉस को डिडक्ट कर सकता है। एज पर सेक्शन 18, इफ एन एम्प्लॉय कॉजेज फाइनेंशियली लॉस to the employer due to misconduct, the employer is allowed to deduct the loss amount from the bonus payable to the employee। नेक्स्ट है विद इन व्हाट टाइम शुड द बोनस बी पेड। कितने टाइम पीरियड में बोनस पे करना है, तो विद इन 8 मंथ। तो सेक्शन 19 के अनुसार इफ देयर इज नो डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, द बोनस मस्ट बी पेड विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर का एंड हुआ है उससे 8 महीने के अंतर्गत बोनस पे करना होगा अगर डिस्प्यूट नहीं है उस केस में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।